नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई इक्वल टू 1 तथा के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अनेक हल होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होने चाहिए। तो यहाँ से चूँकि ये कह रहा है कि इसके अनेक हल हैं, तो इसलिए हम a1 बाई a2, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा a1, और a2 यहाँ से है k इक्वल टू b1 यहाँ पे k है डिवाइडेड बाई b2 है यहाँ पे 1 इक्वल टू c1 है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई c2 है यहाँ पे k स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब चूँकि k स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम k स्क्वायर के जगह पे अगर 1 लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान k इक्वल टू k अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1। तो यहाँ पे ये दूसरा और तीसरे वाले को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई k में करेंगे k इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1। तो यहाँ से k हमको मिल जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएं तो यहाँ पे हम नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं। अब चूँकि यहाँ पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव साइन होगा। अब हम देखते हैं कि x में से x घटाएंगे तो ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 3y में से अगर हम 1y माइनस करें तो यहाँ पे हमको 2y मिलेगा, और 26 में से 0 घटाएंगे तो हमको 26 मिलेगा। अब यहाँ से 2 से अगर हम इसको 13 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको y इक्वल टू 13 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 26। अगर इसमें हम y का मान रखें तो ये होगा x माइनस वाई के जगह पे हम लिखेंगे 13 इक्वल टू 26। अब यहाँ से अगर हम 13 को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो ये -13 उधर जाके होगा +13। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, ये 26 में अगर हम 13 ऐड करें तो हमको मिलता है 39। तो यहाँ से लिखेंगे अतः x इक्वल टू 39 तथा y इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों 4 बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समीकरण लिख लेते हैं 4 बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब चूँकि यहाँ पे 4 बाई 3 है तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 वहाँ से कैंसिल आउट होगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6y इक्वल टू 8 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24 और इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y। इस 24 को अगर हम इधर लेके आएँ तो ये होगा -24 इक्वल टू 0। इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 1 और ये दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा a1, ये है b1 और ये है हमारा c1। तो a1 है हमारा 4, इसको लिखेंगे 4। b1 है हमारा 6, इसको लिखेंगे हम 6 और ये c1 है हमारा -24। उसी तरह ये है हमारा a2 2, b2 है हमारा 3 और c2 है हमारा -12। तो अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 बाई a2 हमको मिलेगा 4/2। इसको हम लिखेंगे 2। यहाँ से b1 बाई b2 हमको मिलेगा 6/3 इक्वल टू 2 और यहाँ से c1 बाई c2 मिलेगा -24 डिवाइडेड बाई -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 12 से 2 बार में 24 हमारा कट जाएगा तो ये भी होगा हमारा 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और ये c1 बाई c2 तीनों हमारा सेम है। तो हम इसको लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब ऐसा हो कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों एक समान हो तो दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और वो समीकरण संगत होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः दिए गए समीकरण संगत होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्र की आयु को हम y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा पुत्र की आयु इक्वल टू y वर्ष। अब इसके बाद प्रश्नानुसार ये प्रश्न कह रहा है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब कि जो इसके पिता की वर्तमान आयु है x, वो इसके पुत्र की मतलब कि इस y के आयु की 4 गुनी है। तो ये हो जाएगा 4y। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। इसके बाद पुनः कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो अब हम लोग 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो इस समय पिता की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व वह x माइनस 5 मतलब कि जितना इस समय है उससे 5 साल कम रही होगी। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष।
अब पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी 5 साल कम रही होगी, तो ये भी हम लिखेंगे y-5 वर्ष। अब फिर से प्रश्न के द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इस समय हमारा पुत्र की आयु है y-5 और पिता की आयु है x-5। तो इसके लिए हम पुत्र की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा x-5 इक्वल टू 7 टाइम्स y-5, क्योंकि ये पुत्र जो होगा इसकी आयु कम होगी, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x-5 इक्वल टू 7 का y में मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 7 5 जा होगा हमारा 35। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, x और माइनस ये 7y, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, इसको जब हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये होगा -7y इक्वल टू ये -35 है, और ये वाला जो -5 है इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये -35 और +5 मिल के हो जाएगा -30। इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि x जो है 4y के बराबर है, तो इसका मतलब कि जहाँ पे यह x जो है इसके जगह पे हम 4y लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4y माइनस 7y इक्वल टू -30। अब हम 4 में से -7 करेंगे तो हमको मिलेगा -3y इक्वल टू -30। ये नेगेटिव से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 3 से 10 बार में ये हमारा 30 कट जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमको 10। अब चूँकि y ये जो है पुत्र की आयु है, तो हमको पुत्र की आयु 10 वर्ष प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लोग लिखेंगे y का मान, समीकरण हम 1 या 2 दोनों में रख सकते हैं, तो हम लोग 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 टाइम्स y, और y है यहाँ पे 10। तो इसका मतलब कि x जो है 4 10 जा 40, x इक्वल टू होगा हमारा 40। तो यहाँ से पुत्र और पिता दोनों की आयु को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे समीकरण है 4x + py इक्वल टू -8 और 2x + 2y इक्वल टू -2। तो हम जानते हैं यदि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। तो सबसे पहले हम लोग a1 a2 और b1 b2 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा a1 4, a2 है हमारा 2, इसके बाद b1 है हमारा p और b2 है हमारा 2। तो अब इसको हम लोग
A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 हमारा हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। और अब B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 है हमारा P और B2 है हमारा 2। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से P नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः P इक्वल टू 4 के अतिरिक्त चूँकि यहाँ पे P नॉट इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि P 4 नहीं हो सकता है। उसके अलावा P का कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P इक्वल टू 4 के अतिरिक्त P के अन्य सभी मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x + 2y -5 = 0। इस 5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिए। इसके बाद दूसरा समीकरण है 2x - 3y -7 = 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, A1, A2, B1, B2, C1 और C2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A1, इसके बाद A2, B1, B2 और C1 और C2 ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो A1 है हमारा 3, इसके बाद B1 है हमारा 2 और C1 है हमारा -5। इसके बाद A2 है हमारा 2, B2 है हमारा -3 और C2 है हमारा -7। अब हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से A1/A2 = होगा 3/2। इसके बाद B1/B2 होगा हमारा 2/-3 और C1/C2 होगा हमारा -5/-7। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा 5/7। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर हमें ऐसा प्राप्त हो कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल न हो, तो इस केस में समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको भी हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले इसको हम लोग A1x + B1y + C1 = 0 के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा 2x - 3y -8 = 0। और दूसरा इक्वेशन होगा 4x - 6y -9 = 0। ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये समीकरण इस प्रकार से हमको मिला।
अब ये वाला जो होता है A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो यहाँ से हम लोग A1, A2, B1, B2 और C1, C2 निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा A1, तो A1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2। ये है हमारा B1, तो B1 के जगह पे लिखेंगे -3। ये है हमारा C1, तो C1 के जगह पे लिखेंगे -8। इसी तरह यहाँ पे ये A2 है 4, B2 के जगह पे है हमारा -6 और C2 के जगह पे है हमारा -9। और इसके बाद हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, यानी कि A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 निकालेंगे। तो यहाँ से A1/A2, यहाँ पे ये A1 है 2, A2 है 4, तो ये होगा हमारा 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा 1/2 प्राप्त होगा। इसके बाद B1/B2, ये है -3 डिवाइडेड बाई -6, ये होगा -3/6। जगह यहाँ पे कम है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये होगा हमारा 1/2। अब यहाँ से C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1 है हमारा -8 और C2 है हमारा -9। ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, ये होगा 8 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे A1/A2 हमको 1/2 प्राप्त हुआ, B1/B2 हमको 1/2 प्राप्त हुआ और C1/C2 यहाँ पे 8/9 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 और ये भी 1/2 दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये जो है 1/2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम जानते हैं कि यदि A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर हों और C1/C2 बराबर नहीं हो, तो इस केस में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। ये हमारा आंसर होगा।